नमस्कार। मैं लक्ष्मण दास अग्रवाल अपने YouTube चैनल के हजारों दर्शकों का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने अपने संध्या काल को स्वर्णिम काल बनाए के इस डिजिटल प्रसारण की पहली कड़ी का भरपूर स्वागत किया। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। इस कड़ी में मैंने अपने बचपन और उस समय के जीवंत इतिहास को प्रस्तुत किया है। मेरी उम्र के लोगों को पुराने दृश्य याद आ जाएंगे और नई पीढ़ी को उस युग के जीवन का अनुभव होगा। बस यही इस कड़ी का उद्देश्य है, जो आपको आपके जीवन में नया प्रकाश देगा। धन्यवाद। मेरा जन्म 25 सितंबर सन 1937 को हुआ था। जब सन 1947 में भारत आजाद हुआ, तब मैं मात्र 10 वर्ष का था। उस समय आगरा प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध था। यमुना नदी पूरे वर्ष पानी से लबालब भरी रहती थी। उसके किनारे किनारे कई घाट, जैसे हाथी घाट, लाल घाट आदि पक्के घाट बने हुए थे, जिनसे सीढ़ियां उतरकर हम लोग यमुना में स्नान करने जाया करते थे। यमुना का पूरा किनारा हरी भरी बगीचियों और वृक्षों से सुशोभित था। उन घाटों पर स्त्रियों के लिए नहाने और कपड़े बदलने के लिए अलग से स्थान बने हुए थे। हर मोहल्ले में, जैसे बेलनगंज, पथवारी, रावतपाड़ा आदि जगहों पर वार्षिक मेले लगा करते थे, जिनमें हम सब बच्चे भी भाग लेते थे। मैं अपने भाई बहनों और अपनी मां के साथ अक्सर यमुना स्नान को जाया करता था। भादों के महीने में यमुना नदी पर तैराकी के मेले लगते थे, जिनमें तैराक रेलवे के पुल के ऊपर से यमुना नदी में छलांग लगाकर अपनी तैराकी का प्रदर्शन करते थे। हम सब जिस मकान में रहते थे, उसका नाम था केशव निवास। यह मकान बहुत बड़ा था और 1200 वर्ग गज में बना हुआ था तथा उसमें बहुत बड़ा चौक था और 17 किराएदार उस मकान के विभिन्न हिस्सों में रहते थे और मकान मालकिन का रहने का हिस्सा वो अलग था। जिस छोटे से हिस्से में मेरे पूज्य पिताजी रहते थे, उसमें मात्र एक दालान, एक कोठरी, एक पौली, एक रसोई और उसके आगे छोटा सा आंगन था, जिसके ऊपर टट्टर पड़ा हुआ था। इस हिस्से का मेरे पिताजी 13 रुपए महीने का किराया देते थे। आज की पीढ़ी के मेरे पौत्र पौत्रियां ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने छोटे से मकान में, जिसमें मात्र एक कोठरी हो और वो भी ऐसी जिसमें केवल 2 चारपाइयां आ सकती हों, एक दालान हो जिसमें बड़ी कोशिश करके 7 चारपाइयां बिछ सकती हों और एक छोटी सी रसोई हो जिसमें एक बार में केवल 2 बच्चे बैठकर भोजन कर सकते हों, ऐसे मकान में कोई परिवार रह भी सकता है? लेकिन हम सब भाई बहन उस छोटी सी जगह में इतने प्रेम और आनंद से रहते थे कि हमें कभी किसी बात की कमी महसूस ही नहीं होती थी। उस समय की रसोई की परंपराएं भी कुछ अलग ही थीं। हमारी माँ जहां चूल्हे पर भोजन बनाती थी, वहां एक बड़ा गोल घेरा खड़िया से बना देती थी। यानी वो एक ऐसी पवित्र जगह हो गई जहां जो उस गोल घेरे में जाएगा, बाकायदा स्नान करके, हाथ धो करके, स्वच्छ होकर के आएगा और तब भोजन करेगा। जाड़े में बाजरे की रोटी और गुड़ भोजन का प्रमुख हिस्सा होते थे। मेरी माँ बाजरे की रोटी सेक कर घी और गुड़ के लड्डू बनाती थी। यही हमारी मिठाई के समान थी और हम सब में उसे खाने के लिए आपस में होड़ लग जाती थी। उस जमाने में इधर 8 बजे और उधर रात हुई। 9 बजे तक तो सब लोग गर्मी में छतों पर और जाड़ों में घरों के अंदर सोने चले जाते थे। सोने से पहले दूध का गिलास पीना बड़ा जरूरी था। गर्मी में हम छत पर जाकर पतंग उड़ाते थे और छतों को ठंडा करने के लिए छत पर शाम से पहले ही पानी डाल दिया जाता था। हम और केशव निवास के अन्य 17 परिवारों के बच्चे दिन भर गिट्टी फोड़, कोड़ा जमाल शाही, कबड्डी
और लंगड़ी टांग वगैरह खेलों में लगे रहते थे। उस समय के सारे खेल ऐसे थे जो बिना किसी खर्च के खेले जाते थे। इन 17 परिवारों के बड़े बूढ़े और बच्चे इतने घुले मिले रहते थे कि किसी प्रकार भी कोई अंतर महसूस नहीं होता था। सुख दुख में सभी एक दूसरे के साथी थे। होली का त्योहार हो या गोवर्धन लीला, प्रत्येक त्योहार हम लोग मिलकर मनाते थे। हम सब भाई बहन दशहरे पर और अन्य त्योहारों पर यमुना जी नहाने जाते थे, जो हमारे घर से केवल 1 किलोमीटर दूर थी। हम सब बड़े उत्साह से वहां तक पैदल चले जाते थे। यमुना में तब हमेशा पानी भरा रहता था और उसमें तब खूब कछुए रहते थे। हिंदुओं में ये माना जाता है कि कछुओं को आटे की गोलियां खिलाने से बड़ा पुण्य मिलता है। इसी कारण हम सभी बच्चे जब भी यमुना जी जाते तो उन कछुओं को आटे की गोलियां खिलाते थे, जिसमें बड़ा मजा आता था, क्योंकि कछुए गर्दन निकालकर गोलियों को पानी में गिरने से पहले ही लपक लेते थे। हमारे उस केशव निवास में जो शौच की व्यवस्था थी वो भी उस जमाने के हिसाब से थी। मकान मालकिन ने पुरुषों के लिए लगभग 10 शौचालय और स्त्रियों के लिए 8 शौचालय बना रखे थे। बच्चों के लिए खुले में 10-12 खुड्डियां बनी हुई थीं। हर किसी को लोटे में अपना पानी लेकर जाना पड़ता था, क्योंकि कुल 17 परिवारों में लगभग 60-70 लोग तो होंगे ही, इसलिए हर किसी को अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। उस जमाने में साबुन का प्रयोग तो होता नहीं था, लेकिन शौच जाने के बाद मिट्टी से ही 3 बार हाथ धोना बहुत जरूरी था। जहां तक सफाई की व्यवस्था की बात है, तो उन शौचालयों को साफ करने के लिए पूरी बिल्डिंग का एक ही जमादार होता था, जिसे भंगी और उसकी पत्नी जमादारनी को भंगिन कहा जाता था। ये उस समय आम भाषा के शब्द थे। बेशक इन दोनों शब्दों को बोलना भी आज अपराध माना जाता है, लेकिन तब इन शब्दों को कोई बुरा नहीं मानता था। जमादारनी, जिसको मेहतरानी भी कहते थे, वही शौच की सफाई का काम करती थी। वो हाथों से लोहे की पत्ती से तसले में भरकर शौच को ढोया करती थी। बच्चों के मलमूत्र को भी यह मेहतरानियां अपने हाथों से तसलों में भरकर ले जाया करती थीं। उस जमाने में इन मेहतरानियों की या जमादारों की अवस्था बहुत ही दयनीय थी। इतनी गंदगी की सफाई के बाद भी उनको प्रति परिवार सिर्फ 5 रुपया मेहनताना मिलता था और शाम को प्रति परिवार से 1 रोटी जमादारनी को मिलती थी, जिसे वो खुशी खुशी अपनी डलिया में लेकर जाती थी। ये रोटी डलिया में दूर से ही डाल दी जाती थी। यद्यपि बातचीत में मेहतरानियों से परिवार की स्त्रियों की बोलचाल बहुत ही नम्रता भरी होती थी, लेकिन उन्हें रोटी दूर से ही दी जाती थी और कोई भी बच्चा अगर उस डलिया को छू जाता तो उसको स्नान करना पड़ता था। छुआछूत का इतना प्रभाव था कि जिस रास्ते से वो मेहतरानी निकलती थी, उसके जाने के बाद उस पर पानी का छिड़काव किया जाता था। ये बात भी मुझे बड़ी अजीब लगती थी कि उसकी डलिया में ऐसी क्या खराबी है कि हमारा शरीर अगर उसे छू भी जाए तो हमें नहाना पड़ता था। इसी प्रकार धोबी जब कपड़े लेकर आता था तो उन कपड़ों पर सोने के आभूषण से छुआ पानी छिड़का जाता था या सादा पानी का छिड़काव करके काम चला लिया जाता था। इसका मतलब यह था कि यहाँ जातियों में बहुत ही भेदभाव था और सबसे ज्यादा दयनीय दशा सफाई कर्मचारियों की ही थी। उस समय भी मुझे ये बहुत अटपटा लगता था। शादी ब्याह के मौके पर जब जेवनार होती थी तो उसमें जमादारनी छत पर एक कोने में बैठ जाती थी। उस समय मकान की छतें काफी बड़ी होती थीं और वहीं जेवनार की व्यवस्था हो जाती थी। सिरी पर बिछा दिए जाते थे। पत्तल, सकोरे और कुल्हड़ का चलन था। खाने की तैयारी घर पर ही की जाती थी। बढ़िया हलवाई बुलाया जाता था। लेकिन जो बात मुझे कचोटती थी वो ये थी कि पत्तल पर जो भी जूठन बचती थी उसे मेहतरानी को दे दिया जाता था, जो एक कोने में बैठी इसी का इंतजार करती रहती थी। इसी प्रकार दूसरी पंगत बैठने पर
जो भोजन का सामान बचता उसका भी सारा झूठा सामान उसको दे दिया जाता। सब्जी, पूरी, मिठाई, रायता, सोंठ आदि जो भी जूठन बचती उसे वो कुल्हड़ में भरकर ले जाती और सैकड़ों वर्षों के इस भेदभाव और व्यवहार के अभ्यस्त होने के कारण उन्हें बजाय अपमान महसूस होने की खुशी होती थी कि उन्हें भी बढ़िया खाना आज मिल रहा है। सन 1939 के उत्तरार्ध में द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हो गया था। इसके प्रारंभ होने के साथ ही बहुत सी चीजों की कमी हो गई थी। यहां तक कि खाने के लिए अन्न की कमी हो गई और कपड़ों पर भी कंट्रोल लगा दिया गया। सारे कपड़े कंट्रोल से मिला करते थे और उसके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था की गई। पहनने के लिए कपड़ों की किल्लत हो गई थी। इस वजह से जो भी कपड़ा कंट्रोल से मिलता था हम उसी से काम चलाया करते थे। 25 व्यक्तियों से अधिक की दावत पर प्रतिबंध लगाया जा चुका था। अनाज और दालों के व्यापार पर बहुत सी कानूनी पाबंदियां लगा दी गई थीं। यह महायुद्ध सन 1939 से 1944 तक चला। यद्यपि भारत की भूमि पर इसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन भारत की ओर से लाखों सैनिकों ने इसमें भाग लिया, जिनमें से काफी शहीद हो गए। सन 1944 में युद्ध समाप्त हो गया। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर एटम बम का प्रयोग किया। युद्ध समाप्त होने के साथ ही पुनर्वास की बहुत सी समस्याएं दुनिया में आईं, लेकिन भारत इनसे अछूता रहा। यह युद्ध चल रहा था, मगर इसी बीच भारत को आजाद कराने का आंदोलन भी पूरे जोरों पर था। भारत छोड़ो का नारा कांग्रेस ने दे दिया था। देश में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल आदि बहुत से नेता अखिल भारतीय कांग्रेस संगठन के अंतर्गत अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़कर विदेश जा चुके थे। वहां उन्होंने जापान और जर्मनी द्वारा कैद किए गए भारतीय सिपाहियों को लेकर आजाद हिंद फौज का गठन किया और उन्होंने एक स्वतंत्र भारत का ऐलान कर दिया, जिसका स्थान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह था। उस समय भारत के क्रांतिकारियों ने, जैसे वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद आदि ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए और देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। आजादी की मांग जोर पकड़ चुकी थी और अंग्रेजी सत्ता पर उसका प्रभाव भी पड़ चुका था। भारत को आजादी देनी है, यह उनकी समझ में आ गया, लेकिन इसके लिए उन्होंने जो पॉलिसी बनाई उसके अंतर्गत अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना की मांग पर भारत को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। ये विभाजन हिंदू और मुसलमान की आबादी के अनुपात में किया गया। पंजाब का आधा भाग, पश्चिमी भाग तथा बंगाल का पूर्वी भाग मुसलमानों को दे दिया गया और उसका नाम पाकिस्तान पड़ा। शेष भारत हिंदुओं की आबादी के हिसाब से हिंदुओं को दे दिया गया, लेकिन तत्कालीन शीर्ष नेतृत्व की अदूरदर्शिता के कारण भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका और मुसलमानों से अपील की गई कि यदि वे भारत में रहना चाहें तो वे भी पूरे सम्मान के साथ, बराबरी के अधिकारों के साथ रह सकते हैं। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को जमीन तो ज्यादा मिली, लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा भाग भारत में ही रह गया। जब एक व्यक्ति गलती करता है तो उसका परिणाम वो स्वयं अथवा ज्यादा से ज्यादा उसका परिवार भुगतता है, लेकिन देश के शीर्ष नेता अगर गलती करते हैं तो पूरा देश प्रभावित होता है। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ और खूब खुशियां मनाई गईं। आगरा में ही नहीं, पूरे भारत में खुशी का माहौल छा गया। हमारे केशव निवास में भी खूब मिठाइयां बांटी गईं और स्कूल में भी विद्यार्थियों को लड्डू खाने को मिले। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के जो सैनिक शहीद हुए थे और उनके बाद भी जिनके नाम प्रकाश में नहीं आ सके, ऐसे सशस्त्र बल सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए आजादी के बाद भी कोई स्मारक देश में नहीं बना। जब श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब भारत की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के निकट राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया, जिसे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया।